सबको सचेत रहना है कि किसी भी प्रकार का दंगा कभी भी हो सकता है। और जहां तक बात है कि हमें सचेत रहना है और कभी भी, क्योंकि अगर में उपचुनाव है तो कहीं पर भी दंगा हो सकता है, चाहे जाति के नाम पे हो चाहे धर्म के नाम पे हो। मैं बस इतना जानती हूं कि हमारी लड़ाई सत्ता पक्ष से है और सत्ता पक्ष भाजपा है। भाजपा किस हद तक गिर सकती है ये हम सब लोगों ने लोकसभा के चुनाव में देखा। और इस वक्त उपचुनाव है, उपचुनाव में हम सभी देख रहे हैं कि सभी जितने भी पिछड़े वर्ग के अधिकारीगण थे सबका ट्रांसफर उन्होंने करने की पूरी कोशिश की। और हम इतना भी देख रहे हैं कि जिला अधिकारी महोदय खुद चौपाल लगा लगाकर योगी सरकार की बड़ाई करने से चूक नहीं रहे। तो हमें ये देखना होगा कि जहां पर पूरा सरकारी तंत्र एक तरफ काम कर रहा, वहां पर हम सभी को अपने विवेक से जब हम अपने मतगणना स्थल पे जाएं तो बहुत ही सोच समझकर अपने वोट का मतदान करना होगा। करेंगे कि नहीं करेंगे? आज हमारे गोरखपुर के मठ मंदिर के महंत आदरणीय श्री योगी आदित्यनाथ जी, जिन्होंने अपने ही मुकदमे अपने ही कार्यकाल में वापस करवाए, एक सामंतवादी विचारधारा के मुख्यमंत्री और एक ऐसा व्यक्ति जिसको सत्ता की बहुत लालच है, आज हमारे कटहरी और मिल्कीपुर में गांव-गांव में टहलने का काम कर रहे हैं। आप लोग के बीच भी आए होंगे, कई प्रधानों को, बीडीसीओ को परेशान किया जा रहा है, ये हम सभी लोग जानते हैं। और इतना ही नहीं, सत्ता पक्ष के जितने भी पिछड़े वर्ग के मंत्री हैं, विधायक हैं, नेतागण हैं, सबकी यहाँ ड्यूटी लगा दी गई है कि किसी भी तरीके से चुनाव जिता के भेजो। लेकिन ये बताइए, जो खुद नेता सत्ता पक्ष में रहते हुए चुनाव नहीं जीत पाए, वो क्या यहाँ के जिता पाएंगे? नहीं जिता पाएंगे। तो इसीलिए मेरा ये कहना है कि दूर के ढोल सुहाने होते हैं। हमेशा वोट फॉर लोकल, जो नेता आपके बीच में रहे, जो हमेशा आपके सुख दुख में रहे, हमें उसके साथ चलना चाहिए। भाजपा सरकार चिल्ला चिल्ला के कहती है कि आज हमारा देश विश्व की 5वीं अर्थव्यवस्था में है। हम लोग भी सुनते हैं, न्यूज में है ना, सुनते हैं कि नहीं सुनते, कि देश हमारा आज अर्थव्यवस्था में बहुत आगे बढ़ रहा। लेकिन आपकी और हमारी जेब तो मुझे लगता नहीं कि कसी है, ढीली हुई कि कसी हुई है? ढीली हुई है। तो यह अर्थव्यवस्था बढ़ कैसे रही है? यह अर्थव्यवस्था ऐसे बढ़ रही है क्योंकि हमारे देश की अर्थव्यवस्था हमारे देश के चंद पूंजीपतियों की अर्थव्यवस्था पर निर्भर करती है, हमारी और आपकी आर्थिक स्थिति पर निर्भर नहीं करती है। इसलिए हम विश्व में तो आगे बढ़ रहे हैं, लेकिन हमारी जो खुद की स्थिति है ये किसी से भी अछूती नहीं है। कभी भी भाजपा सरकार रोजगार के बारे में बात नहीं करती, कभी भी शिक्षा के बारे में बात नहीं करती, कभी भी स्वास्थ्य के बारे में बात नहीं करती, कभी भी महिला सुरक्षा के बारे में बात नहीं करती। हम रोजगार की बात करें तो अग्निवीर योजना जैसी चीज लाती है, इसको सीधा करिए। अगर हम रोजगार की बात करें तो अग्निवीर योजना भाजपा सरकार लाने का काम करती है। मतलब 17 साल में आपकी भर्ती होगी और 21 साल में आप रिटायर हो जाएंगे। जब आपके ऊपर असल रूप में आपकी पारिवारिक जिम्मेदारी होगी तब आप रिटायर होकर अपने घर में खटिया पे बैठे होंगे। क्या हम 21 साल में बूढ़े हो जाते हैं? 74 साल का व्यक्ति प्रधानमंत्री की कुर्सी छोड़ने के लिए तैयार नहीं है, लेकिन 21 साल का नौजवान लड़का बूढ़ा हो जाता है। और साथ ही साथ यह हमारे देश की सीमा के बल को भी कमजोर करने का सबसे सटीक तरीका है। अगर हम शिक्षा की बात करें तो आज पढ़ लिख के भी कोई बहुत मतलब नहीं निकल रहा है, क्योंकि जो 35 साल का एक नौजवान व्यक्ति बेरोजगार टहल रहा, उसके पढ़ने लिखने से क्या फायदा मिल रहा? वैकेंसी आती नहीं, और जब वैकेंसी आती है तो क्या होता है? लाखों बच्चे अपना पैसा कैसे भी लगा के फॉर्म को भरते हैं, जो कि सरकारी खजाने में पैसा भर जाता है, और फिर क्या होता है? वैकेंसी निरस्त। यही होता है ना। और मान लीजिए, और उसी सरकारी खजाने से हम जैसे जो आप लोग ओबीसी समाज के लोग हैं, जो एससी समाज के लोग हैं, जो एसटी समाज के लोग हैं, लाइन में लगकर अंगूठा लगा लगा कर मुफ्त राशन के लिए लाइन में लग जाते हैं। तो किस तरीके से हमें शिक्षा से ला के सड़क पे खड़ा कर दिया गया, हम और आप समझ भी नहीं पाए। और मान लीजिए कहीं पर अगर भर्ती हुई भी, वहां पर आरक्षण को किस तरीके से निराधार कर दिया जाता है, किस तरीके से आरक्षण होते हुए भी उसकी धज्जियां उड़ा जाती हैं, ये मुझे आपको बताने की जरूरत नहीं है। आज भाजपा सरकार ने जगह जगह, कहीं पर भी आप ये मानिए कि अगर कटहरी में उपचुनाव है तो कहीं पर भी दंगा हो सकता है, चाहे जाति के नाम पे हो चाहे धर्म के नाम पे हो। उदाहरण के तौर पे आप बहराइच ही देख लीजिए। बहराइच में क्या हो रहा है? अरे भाई, क्या जरूरत थी तुम्हें झंडा उखाड़ने की? ठीक, क्या जरूरत थी झंडा उखाड़ने की? तो ये मेरा कहना है कि हम सबको सचेत रहना है कि किसी भी प्रकार का दंगा कभी भी हो सकता है। और जहां तक बात है कि हमें सचेत रहना है और कभी भी, क्योंकि अगर मान लीजिए दंगा हुआ भी
तो भारतीय जनता पार्टी इसमें पेट्रोल डालने का काम करेगी, इसको बुझाने का काम नहीं करेगी। मैं आपका बहुत समय नहीं लूंगी क्योंकि मंच पे बहुत ही शीर्ष नेतृत्व उपस्थित है और मैं भी उनको सुनना चाहूंगी। मैं बस इतना कहूंगी कि जिस तरीके से किसी भी घर की इज्जत उसकी स्त्री से होती है, उसी तरीके से अंबेडकर नगर से आपने लालजी वर्मा जी को, चाहे 2000 आपने देखा कि भाजपा सरकार 2014 से है, तो चाहे 2014 हो, चाहे 2017 हो, चाहे 2022 हो, चाहे 2024 हो, अगर 2014 को छोड़ दिया जाए तो अधिकतर अंबेडकर नगर की जनता ने सत्ता के विरुद्ध जाकर हमेशा सही पार्टी और सही प्रत्याशी का चुनाव किया है ना, कभी भी सत्ता के प्रलोभन में नहीं पड़े हैं। और इसी तरीके से आपने जिस तरीके से लालजी वर्मा जी को 1.5 लाख वोटों से जिताकर दिल्ली के संसद में भेजने का काम किया, उसी तरीके से आपको माता जी श्रीमती शोभावती वर्मा जी को भी उपचुनाव में उत्तर प्रदेश के विधानसभा में भेजने का काम करना है। मैं ये कहना चाहूंगी कि जिस तरीके से किसी भी घर की इज्जत उसकी स्त्री से होती है, उसी तरीके से आपने कितनी बार भी लालजी वर्मा जी को चुनाव जिताया हो, लेकिन अगर हम देखें अंबेडकर नगर में, तो एक अंबेडकर नगर का चेहरा लालजी वर्मा जी के रूप में दिल्ली और उत्तर प्रदेश में देखा जाता है। तो आपने इनको कितनी बार भी जिताया हो, पर अगर आप उनकी पत्नी को जिताएंगे तभी अंबेडकर नगर का मान सम्मान बना रहेगा। और ये मुझे पूरी आशा ही नहीं, पूरा यकीन है कि आप इस मान सम्मान को बनाए रखेंगे। और ये देखिए कि किसी का भी बहुत ज्यादा युग नहीं चलता, अहंकार तो रावण का भी नहीं चला। तो योगी मोदी क्या चीज है? हमारे हाथ में ताकत है, हमें वोट दबाना है। जब आप 13 तारीख को मतदान स्थल पे जाएं तो इतना तेज साइकिल की निशान को बटन दबाएं कि उनका अहंकार चकनाचूर हो जाए और अंबेडकर नगर का मान सम्मान एक बार और ऊपर उठे और 2027 में श्री अखिलेश यादव जी की बहुमत की सरकार बनी। जय हिंद, जय समाज और जय भारत।